अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख़ एजाज़ और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गंदम के हवाले से, क्योंकि जैसा कि आप सब किसान भाई जानते हैं कि गंदम का सीज़न स्टार्ट होने जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा सवालात आ रहे थे कि किस तरह से जो गंदम की जो सोइंग है उसको बेहतर अंदाज से किया जा सकता है और किस तरह से पैदावार को इंक्रीज़ किया जा सकता है, क्योंकि हमारे किसानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जो पैदावार में बहुत पीछे हैं। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें पैदावार बहुत ज़्यादा है, जबकि हम वो कौन से तरीके इख्तियार कर सकते हैं कि जिनके ज़रिए हमारे किसान भाई अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इन्हीं इश्यूज़ पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में, जहां पर डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सॉइल साइंटिस्ट हैं और ज़मीन की हेल्थ पर भी काम करते हैं और इसके साथ ही ये ज़मीन के लिए जो मुफीद बैक्टीरियाज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ फसलों के लिए जो मुफीद बैक्टीरियाज़ होते हैं उन पर भी काम करते हैं। तो इनसे आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे किसान भाई अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं और अपनी ज़मीन की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमारी जो ज़मीन की हेल्थ है वो क्यों ख़राब होती जा रही है और किस तरह से हम उसको बेहतर बना सकते हैं। जी, थैंक यू जी। फ़ारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो जो है हमारी दिलाई है। देखिए, फसल की जो पैदावार है ना, उसका इन्हसार ज़मीन की ज़रखेज़ी, ठीक है, जो हम कहते हैं ना मुख्तलिफ पैदावार में मुख्तलिफ फैक्टर जो हम कहते हैं वामल जो है ना उसको असरअंदाज होते हैं पैदावार पे। उसमें सबसे जो अहम है वो ज़मीन की ज़रखेज़ी है या ज़मीन की सेहत है। ठीक है, अगर ज़मीन की सेहत अच्छी है, ज़रखेज़ है ज़मीन, तो जो फसल है ना उसने खुराक के ऊपर ही पैदावार देनी है। अगर उसको खुराक पूरी मिलेगी तो पैदावार पूरी आएगी, अगर खुराक पूरी नहीं मिलेगी तो पैदावार कम होगी। इसके अलावा फिर दूसरी बात जो आती है कि आप उसको वक्त पे पानी देते हैं, उसको अगर कोई बीमारी आ जाती है उसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई मतलब उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए आप मुख्तलिफ उस पर जो है वक्त पे सारे काम करते हैं ना, तो वो आपकी पैदावार अच्छी आ जाती है। इसके अलावा फिर ये होता है कि मौसमी तब्दीलियाँ मौसमी तब्दीलियाँ, अगर बारानी इलाका है तो खुश्क साली आ गई है, नमी नहीं आ रही, बारिश नहीं हो रही, बारिशें नहीं हो रही वक्त पे, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। इसी तरह ज़्यादा गर्मी सर्दी, यानी सारे ये इसको हम स्ट्रेस कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेस या दबाव आते हैं ज़मीन फसल के ऊपर, जिसकी वजह से वो पैदावार कम ज़्यादा होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ज़मीन की ज़रखेज़ी और सेहत क्या चीज़ है। बिल्कुल, यानी जैसे आपकी सेहत में हमारी सेहत अहम है, ऐसे ज़मीन की सेहत भी अहम है। तो ज़मीन को हम कहते हैं सॉइल इज़ ए लिविंग बॉडी। लिविंग कैसे है कि इसके अंदर जो रूह है ना बेसिकली वो नामियाती मादा है। उसके बाद फिर उसके अंदर जो ज़िंदा मखलूक है जिसको हम कहते हैं मुख्तलिफ जिस्में जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मखलूक पैदा की है ज़मीन के अंदर, और जो हमारी ये पैदावार है, हमारी रोज़ी का या रोटी का जो बंदोबस्त अल्लाह ताला ने किया है वो हम सारे उसके मरूने मिन्नत हैं। तो उसके अंदर जो जरसूमें हैं ये ऐसी हैं जैसे एक जिस्म के अंदर मुख्तलिफ इंसान के जिस्म के अंदर दिल चल रहा है, बाकी चीज़ें फंक्शन कर रही हैं, तो ऐसे ही ज़मीन के अंदर ये फंक्शन कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, वह मुख्तलिफ किस्म की इनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। तो ज़मीन में अब चूँकि हमने फसलें बहुत ज़्यादा उगाना शुरू कर दी हैं, बहुत सारे हम उसके ऊपर हमने अपनी तरफ खादें डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, ठीक है, एक साल में 3-3 फसलें लेते हैं। तो अब ये ना जी वो ज़मीन को कोई थोड़ी देर के लिए भी सांस नहीं मिलता। तो ये सारे अवामल और साथ साथ ये कि हमारी आबो हवा इतनी गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, उसकी वजह से नामियाती मादा जो है वो ज़मीन से निकल जाता है। ठीक है ना, यानी वो ज़मीन में रहता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के हवा में चला जाता है। तो एक सेहतमंद ज़मीन के लिए जो नामियाती मादा है वो 2% कम से कम होना चाहिए। ठीक है, जबकि हमारी ज़मीन के अंदर आधा फीसद से भी कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुका है। हाँ, यानी नामियाती मादा हमारी 80% ज़मीनों में या 90% कह लें बहुत ज़्यादा कम है, यानी आधे से भी कम है। तो लिहाजा हमें नामियाती मादे पे यानी मेन जो हम कहते हैं ना ज़मीन की रूह, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से नामियाती मादे को बढ़ाया जा सकता है। तो नामियाती मादे में सबसे जो अहम चीज़ है कि आपने, अल्लाह ताला कहता है कि फसल उगाएं, उसमें से फल लें, बाकी ज़मीन को दे दें। ठीक है, क्योंकि वो गलने सड़ने के बाद खुराक का हिस्सा बननी है।
जब पौधा ज़मीन से खुराक लेता है तो 35% जो है वो पौधे के अंदर खुराक है, बाकी 65% फल में आती है। तो ये 35% खुराक दोबारा फिर पौधे के लिए मिल जाती है अगर वो ज़मीन में जाएगी। तो हम यही कहते हैं कि ये फसलों की जो बाकियात हैं उसको जलाएं नहीं, उसको दोबारा ज़मीन में लेके आएं। ठीक है, यानी कि जिस तरह हमने देखा कि अभी चावल की जिस तरह से फसल कट रही है तो उसके बाद उसकी बाकियात को बहुत ज़्यादा आग लगा दी जाती है। हाँ, यानी उसमें देखिए ना नुकसान आपका हो गया कि आपकी जो हर चीज़ है वो बर्न हो गई, जल गई। बल्कि ना सिर्फ वो एक तो जो ज़मीन में जाके खुराक बननी थी, इसके अलावा फिर क्या हो गया कि जो जब टेम्परेचर बढ़ता है गर्मी की वजह से बहुत से जरसूमे मर जाते हैं। ठीक है, जो बेनिफिशियल होता है उसके लिए, फ़ायदेमंद जो अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की है वो मर जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये आप समझ लें कि ये जो फसल की बाकियात को जलाना भी एक जुर्म है, क्राइम है। ये नहीं होना चाहिए, ज़मीन के अंदर ही जाने चाहिए। इसके अलावा जो आपके फार्म के ऊपर जो आपने जानवर रखे हुए हैं उनका बच्चा कुचा चारा है, उनकी जो फजला है या जो गोबर है, मतलब हम इस्तेमाल करते हैं घर देहातों में। हर ज़मींदार जो है वो खाद तैयार करता है, देसी खाद। खाद आमतौर पे जो हम बात करते हैं 3 किस्म की खाद है। कीमई खाद है, नामियाती खाद है, तीसरी हयातियाती खाद है। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है डॉक्टर साहब वो किस तरह से बढ़ाया जाता है? वो नामियाती चीज़ों से बढ़ता है। ठीक है, यानी नामियाती यानी बायो चीज़ें, जो जिंदा चीज़ का जो मटीरियल है गलने सड़ने के बाद वो नामियाती मादा बनता है ज़मीन में। ठीक है, ठीक है, जो भी वो बेशक फसल, यानी कि हम जितनी मर्जी DAP या दूसरी पोटाश वो डालने उससे नामियाती मादा नहीं बढ़ना। ठीक है, नामियाती मादा जो चीज़ हम वो बेशक फसलों की बाकियात हैं या जानवरों की बाकियात हैं, उससे गलने सड़ने के बाद वो ज़मीन का हिस्सा बनना है, वो नामियाती मादा है। ठीक है। अब ये है कि जैसे हम आम तौर पे ज़मींदार देहात में क्या करते हैं कि अपने जो कह लें रूढ़ी होती है या देसी खाद होती है वो एक जगह ढेरी लगाना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पे बारिशें भी हो रही हैं, हर चीज़ हो रही है, वो सारा उसके अंदर बह जाती है। यानी असल खुराक वो जब निकलती है गलने सड़ने के बाद तो वो बारिश की वजह से सारी निकल जाती है। तो वो तो जस्ट एक आप फोक ज़मीन में डाल रहे हैं ना, यानी कि उसका एसेंस निकल गया और बाकी जो है बाकियात हमारे पास रह गई हैं। हाँ, तो वो जो है ना उसको हम साइंस की ज़बान में कंपोस्ट कह देते हैं कि आपने उसको बाकायदा कुक करके, जिस तरह हम खाना तैयार करते हैं ऐसे ही उसकी कंपोस्ट तैयार करें अच्छी। ठीक है, और वो फिर ज़मीन में डालें कि उसके अंदर खुराक महफूज है। वो फिर डालेंगे तो वो पूरा नामियाती मादा भी उसके अंदर ज़्यादा देर रहेगा, और वो नामियाती, अगर आप ये सारी आप करते हैं तो वो नामियाती मादा आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप सालों इसको काम करते रहें तो फिर ही ज़मीन की जो है सेहत बेहतर हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारे किसान भाई गोबर इस्तेमाल करते हैं कि जो वैसे ही साल भर इकट्ठा हुआ होता है उसको उठा के तो वो खेतों में फेंक देते हैं, उसके इस्तेमाल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो तरीकाकार दुरुस्त है या नहीं? हाँ, वो तरीकाकार मैंने क्योंकि अक्सर देखा है कि लोग, एक तो है कि ताज़ा गोबर डाल के उसके बाद मिक्सी होता है, ताज़ा होता है, कुछ पुराना होता है, वो ताज़ा डालते हैं, साथ ही अगली फसल लगा देते हैं। तो वो नुकसानदेह होता है क्योंकि वो जब गलना सड़ना शुरू होता है, हीट पैदा होती है तो उससे फसल को नुकसान होता है, स्ट्रेस में आ जाती है। स्ट्रेस में आ जाती है। दूसरा ये कि उसके अंदर जितनी खुराक निकलती है ना, वो जो ज़मीन के अंदर जिस्म है वो सारी खुराक लेना शुरू कर देते हैं, पौधों को नहीं मिलती, फसल आपकी पीली हो जाती है। तो उसको सबसे पहले तैयार करें फिर डालें। इसके अलावा उसमें बीमारियां हैं, जो बीमारियों के जिस्म में वो भी फसलों को लगते हैं। तीसरा, उसके अंदर जो जड़ी बूटी है वो नहीं मरती, वो फिर वहाँ निकलना शुरू हो जाती। तो अगर आप कंपोस्ट तैयार करते हैं तो उसके अंदर जिस्म भी ख़त्म हो जाते हैं जो नुकसानदेह हैं बीमारियों वाले, और इसके अलावा जो जड़ी बूटी है वो भी मर जाते हैं बीज उसके अंदर, क्योंकि वो उसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ने के बाद फिर वो गलने से का अमल शुरू होता है और वो तैयार हो जाता है। तो मैं ज़िम्मेदारों को यही कहूँगा कि कंपोस्ट, जो अच्छी कंपोस्ट है वो अपने फार्म के ऊपर ही बनाएं। जो भी उनकी बाकियात हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, फसलों की बाकियात हैं, जानवरों की हैं, उसको एक हम बनाने के लिए बड़ा आसान तरीका है। हाँ, थोड़ा सा किसानों के लिए शेयर कर दें सर उसका कंपोस्ट बनाने का। उसका तरीका ये है कि हम कहते हैं कि जी सबसे पहले मटेरियल, कि जो मटेरियल आपके पास आ गया ना उसको देख लें, उसके अंदर हम सब्ज़ के एक हिस्सा और खुश्क का 3 हिस्से। अब खुश्क और सब्ज़ में फ़र्क कैसे करना है कि खुश्क मीन जैसे फसल पक जाती है, पराली
जो है वो खुश्क है, इसी तरह गन्ना है उसका कमाद की खोरी खुश्क है, पत्ता वो जो आपका भूरे रंग का हो गया या पीले रंग का हो गया तो वो खुश्क है। अगर सब्ज पत्ता है, सब्ज खुश्क हो गया तो सब्ज ही है, खुश्क होने के बाद भी सब्ज है तो वो सब्ज है। इसी तरह चारा जो सब्ज है वो भी सब्ज में आ जाता है, जो गोबर है वो भी सब्ज है। ठीक है। तो एक हिस्सा सब्ज का मटेरियल और 3 हिस्से खुश्क, ये मिक्स करके आपने कंपोस्ट के लिए मटेरियल तैयार करना। उसके बाद होता है कि आप उसको गड़ा खोद के भी कर सकते हैं और ज़मीन लेवल ज़मीन करके उसके ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है। गड़ा खोदने के लिए तकरीबन 3 से 4 फुट का गड़ा बनाएं, उसके अंदर प्लास्टिक शीट डालें और उसके अंदर फिर आपने मटेरियल डालना है। ठीक है। नीचे पहले पर एक लेयर जो है वो खुश्क मटेरियल की डालना है, उसके बाद फिर ये जो मिक्स किया हुआ मटेरियल में उसकी 1-1 फुट की तय लगानी है। ठीक है। अच्छा, ये अंदर डालने से पहले इसको पहले गीला कर लें। सबसे अहम चीज़ कि उसको आपने नमी देनी है। और नमी कितनी होनी चाहिए? 50 से 60% के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है। ज़मींदारों के लिए बड़ा आसान तरीका मैं बताता हूँ कि वो जब पानी लगाएं तो साथ साथ उसको चेक करते हैं मटेरियल को कि नमी पूरी होगी कि नहीं। वो हाथ में पकड़ के ऐसे दबाएंगे, अगर हाथ से यहाँ से पानी नज़र आ जाए, गिरे नहीं, चोट ऐसे पानी गिरे ना और हाथ गीला हो जाए तो इसका मतलब 50% नमी आ गई है। उसके बाद फिर आप उसकी 1-1 फुट की तय लगाएं। 1 फुट के बाद फिर ऊपर मट्टी की, खेत की मट्टी लेनी है। ठीक है। खेत की मट्टी लेके एक तय बनानी है, फिर ऊपर एक यूरिया खाद का छिड़काव कर दें। ठीक है। फिर ऊपर पानी से छिड़काव करें और फिर अगले 1 फुट की तय लगाएं। इसी तरीके से फिर मट्टी की तय लगाएं, फिर ऊपर यूरिया का छिड़काव करके, फिर पानी से छिड़काव करके उसको गीला करके फिर अगली तय लगाएं। तो ये आपने ज़मीन से बाहर, अगर आपने पेट खोदा हुआ तो ज़मीन से बाहर 2-3 फुट ऊपर उसको, जैसे दड़ नहीं होती बिल्कुल उस शेप में उसको, और साइडों पे आपने उस गड्ढे के ना मट्टी से बांध दें या ईंटें लगा दें, बाहर का पानी अंदर ना जाए। ठीक है। ये ख्याल रखना है, पानी बाहर का अंदर ना जाए और ना अंदर से कोई चीज़ बाहर आए। हाँ, ये वो आप देखेंगे 15-20 दिन के बाद वो जो ऊपर आपने शीट दी हुई है या कवर किया उसको, वो ऐसे नीचे जाना शुरू हो जाएगी क्योंकि गलने सड़ने का अमल, डिकम्पोज होने का अमल शुरू हो गया और वो नीचे जाना शुरू हो जाएगी। हाथ भी डाल के देखेंगे तो आपको गर्माइश महसूस होगी। ठीक है। तो वो आपने 15-20 दिन के बाद उसको खोलना है, उसको आपने ज़रा फैला के हवा लगा के फिर उसको डांप के फिर दोबारा उसको बंद कर देना। तो नमी दोबारा लगाने की ज़रूरत होगी उस वक्त डॉक्टर? दोबारा अगर नमी कम हो तो चेक करना, तो फिर उसको नमी लगानी। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका आपने ज़मीन के ऊपर लगाई हुई है मटेरियल को, तो आपने क्या करना है कि ज़मीन को लेवल कर लें, थोड़े ऊंची कर लें, साइडों ऊंची जगह के ऊपर आपने नीचे उसी तरीके से आपने खुश्क मटेरियल डालना है। उसके बाद फिर उसी तरह लेयर्स लगानी है और 5 फुट चौड़ी और 5 फुट ऊंची, बिल्कुल धड़ की शेप की आपने वो डेरी लगानी। लंबी आप जितनी मर्जी कर सकते हैं, जितनी आपके पास स्पेस है। ठीक है। ठीक है, जगह देख लें कितनी आपके पास है। और ये आपने उस जगह पे करना है जो आपकी फसल लगाने वाली जगह नहीं है, फालतू जगह है, वहाँ पे कर लें। ठीक है। ठीक है ना। तो अब जब आपकी वो लग जाएगी, बन जाए, उसके बाद उसको प्लास्टिक शीट से ढाँप दें। साइडों पे आपने उसी तरह ईंटें रख के या मिट्टी की एक बंद बना के, ठीक है, उसको कवर करें ताकि पानी अंदर ना जाए। ठीक है। और ना पानी स्क्वीज होकर उसमें से जो, क्योंकि जब गलने सड़ने का अमल शुरू होता है तो वो जो उसमें असल होती है, खुराक होती है, वो बाहर ना निकले। ठीक है ना, ये ख्याल रखना। तो उसको ढाँप दें तो वो आप देखेंगे कि वो जब गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो कितने अरसे में डॉक्टर साहब ये मुकम्मल हो जाएगा और तैयार हो जाएगा? जी, उसमें 1.5 से 2 महीने में ये तैयार हो जाती है। अगर आप 15-15 दिन की इसको पलटियाँ देते रहे ना, इसको पलटाते रहे। ठीक है। ठीक है ना, इसको आपने खोलना है, हवा लगानी है और फिर उसके बाद उसी तरीके से आपने उसको शेप दे देनी है। ठीक है। अब ये है कि उसमें अगर आपके पास सब्ज़ कम है, खुश्क ज़्यादा है, फिर भी आप कर सकते हैं। कंपोस्ट बन जाएगी, टाइम बढ़ जाएगा। यानी 1.5 की बजाय 2 महीने लग जाएंगे, 2.5 लग जाएंगे, 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका अगर सब्ज़ आपके पास कम है मटीरियल, खुश्क ज़्यादा, तो कंपोस्ट उससे भी बनेंगे। ठीक है। लेकिन उसकी फिर क्वालिटी या उसमें अच्छी खुराक, अगर आपको फिर उसमें यूरिया खाद आपको देनी पड़ेगी उसको अमल को तेज करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये बड़ा आसान सा अगर खाद जब तैयार हो जाती तो 1 एकड़ के लिए आप कितनी रिकमेंड करते हैं कि कितनी ये डाली जाए? जो मैं भूल गया हूँ बात, वो ये है कि जब तैयार हो जाती है ना, नंबर 1 वो ठंडी हो जाती है। ठीक है। नंबर 2 उसका रंग जो है ना वो
गहरे भूरे से काला रंग का हो जाता है। ठीक है। नंबर 3 उसमें से जो अगर आप सूंघ के देखें ना इस तरह, तो उसके अंदर से बदबू ख़त्म हो जाती है। ठीक तो है। वो जैसे मिट्टी की खुशबू है ना, फर्मेंटेड फूड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो उस तरह की खुशबू आनी शुरू हो जाती है, मतलब तैयार है, तैयार हो गई है। तो उसके बाद फिर आपने उसको डालना है ज़मीन में। लेकिन ज़मीन की रिक्वायरमेंट तो बहुत है, लेकिन जो आइडियल कम्बिनेशन हम कहते हैं कि जी अगर 25% खुराक जो है आप नबाताती जो खाद है, ठीक है, उससे पूरा करते हैं, यानी कंपोस्ट वगैरह से, देसी खाद से पूरा करते हैं, और 75% आप कीमती खादें डाल लें, तो ये बेहतरीन आपकी पैदावार आ जाती है, यानी पैदावार भी अच्छी आती है, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। एक तरीका तो ये है कि ज़मीन की सेहत को बेहतर करने का। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, जैसे आप बायोगैस का प्लांट लगा लें, उसकी जो स्लरी निकले वो काफ़ी हद तक गल सड़ जाती है, वो आप पानी के ज़रिए ज़मीन को दें। आजकल लोग फर्मेंट कर लेते हैं कि एक खाड़ा सा बना लेते हैं, उसमें गोबर डाला, कुछ उसमें गुड़ डाल दिया, फिर उसके अंदर उसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है, फिर हिलाते रहते हैं, वो बिल्कुल जब गल सड़ जाए बिल्कुल काला हो जाता है पानी, तो पानी उसमें से गुजार के जो है वो फिर आपाशी के ज़रिए उसमें ज़मीन को चला जाता है, और वो ज़मीन में बड़ा अच्छा। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं पूछना चाहूँगा कि ये हर फसल के साथ हमें कंपोस्ट डालनी पड़ेगी, या एक फसल पे आपने डाल लिया तो दूसरी में ब्रेक ले सकते हैं? देखिए, ये तो मकसद ये है कि आपने नामियाती मादा बढ़ाना है। अगर आपके पास चीज़ जितनी अवेलेबल है वो आपने डालनी है, ठीक है, जितना आपको है वो डालते जाएं, क्योंकि ये जितनी आप डालते हैं ना, इसमें से निकलती भी है, हवा में भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के गलने सड़ने का अमल बाद में भी चलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये ज़मीन की सेहत को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद फिर आ जाती हैं आप इसके अंदर जो मैंने बताया कि जो फ़ायदेमंद रसूमें हैं ना वो कम हो गए, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए फिर हयातियाती खादें आ जाती हैं, जिनको हम बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। बायो फर्टिलाइज़र, ये बायो फर्टिलाइज़र है बेसिकली हम। बिल्कुल, ये बायो फर्टिलाइज़र भी डॉक्टर साहब ने और इनकी टीम ने तैयार की है। इस हवाले से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से इसके इस्तेमाल से आप गंदम की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अभी हमने जो डिस्कशन की वो ज़मीन की तैयारी के हवाले से थी कि किस तरह से जो ज़मीन है गंदम के लिए पहले तैयार करनी है और किस तरह से नामियाती मादे को बढ़ाया जा सकता है, और उसके ज़रिए भी यकीनन आपकी फ़सल में इजाफा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बायो फर्टिलाइज़र के हवाले से बात करेंगे, जो कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के साइंसदानों ने तैयार की है, और इसका इस्तेमाल बताएंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा और इससे किस तरह से कॉम्प्लीमेंट होगी जो आपकी पैदावार है, और जर्मिनेशन ना सिर्फ बीज की बेहतर होगी बल्कि उस पर इसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। अगर आपकी कोई भी ज़मीन की तैयारी या फिर कंपोस्ट की तैयारी के हवाले से मज़ीद कोई सवालात हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको उन सवालों के जवाब भी दिए जाएँ, या फिर कमेंट्स में ही उनके जवाब आपको दे दिए जाएँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।